अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज आपने शुरू में देखा होगा हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 600 क्योंकि 600 एपिसोड मुकम्मल होने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। कंग्रेचुलेशन, मैनी कंग्रेचुलेशन। ये सफ़र मैं कभी भी अकेला तय नहीं कर सकता था। आप लोगों ने कहानी को सुनते हुए अपना फीडबैक हमेशा मुझ तक पहुंचाया और मेरे अंदर फिर से एक जोश, वलवला, हिम्मत इस बात की कि मैं अपनी कहानी के ज़रिए आपके दिलों में उस दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी को कुछ लम्हों के लिए भुला देने पे मजबूर कर देता हूँ। जितने लम्हे आप स्टोरी सुनते रहते हैं तो आपका वो वक्त बहुत गुज़रता है। तो ये फीडबैक सुन के यकीनन मेरे अंदर एक जहाँ खुशी की लहर दौड़ती थी तो वहाँ पे एक नया जज्बा भी होता था कि मैं आप लोगों के लिए एक और ऐसी कहानी का बंदोबस्त कर सकूं जो आपका मज़ीद टाइम आने वाला खूबसूरत से खूबसूरत बन जाए। तो जहां 600 एपिसोड मुकम्मल हुए हैं, आज 600 एपिसोड आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो ये तो एक स्पेशल एपिसोड ही बनता है जो स्पेशली तोहफा हो आप लोगों के लिए। तो आज का एपिसोड आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसके सहर में आप ऐसे डूब जाएंगे और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल मैंने इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर लिया था, अभी मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो वही आज आपको पार्ट 1 दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद है 600 एपिसोड का ये तोहफ़ा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कराता रखे और जितने भी दुख, मुसीबत, परेशानी हैं कभी भी आपके करीब ना आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे और ये जो कहानी का सिलसिला है इसी तरह चलता रहे। अगर मेरी कहानी सुन के आप अपने उस टाइम को खूबसूरत बना लेते हैं तो अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे कि मैं आपके टाइम को और खूबसूरत बना सकूं। तो अगेन कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी के अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं कि मुझे अपना वक्त याद आ गया, वो खौफनाक लम्हे याद आ गए जब चिल्ला करते हुए मैंने क्या महसूस किया था, मैंने क्या देखा था, मेरे साथ क्या हुआ था। आज की आप कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और ऐसा बिल्कुल होता है, इसका मैं गवाह हूँ। कहानी जब मैं सुनाने के लिए बैठता हूँ तो मैं एक अपना मूड बनाता हूँ, कहानी के अंदर खो जाऊँ, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँ, वो लफ्ज़ मेरे दिमाग में आएँ तो एक मैं खुशबू फैलाता हूँ कमरे में। स्पेशली जब मेरी फेवरेट कहानी हो। ये देखिए, ये खुशबू है इसके अंदर से जो निकल रही है और ये मुसलसल मेरे साथ चल रहा होता है। मैं बहुत कम दिखाता हूँ। जब मेरी फेवरेट कहानी कोई होती है जिसको मैंने सुनाना होता है तो ये जो एक इसके अंदर से निकल रहा है, ये स्मोक सी निकल रही है, ये खुशबू है जो मुसलसल कमरे में फैल रही है। जब भी मैं इस तरह के माहौल बना के कहानी सुनाता हूँ ना, यकीन मानिए समझ जाइए करे कि वो बहुत खौफनाक कहानी होती है। हैं तो हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द फैले हुए ये वाक़यात जो हमारे साथ पेश आते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया होता है उनको पता होता है कि ये होता क्या है, खौफ क्या होता है, जिन्नात क्या होते हैं। लेकिन ये सच है, मेरे साथ जो जुड़े हैं MMTV पे जो आप लोग कहानी सुनते हैं, आपको ज़िंदगी में कभी डरना नहीं है। वाक़यात हैं, जिन हैं, लेकिन आपने कहना है तुम्हारी ऐसी की तैसी। कभी ये मखलूक आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ये मेरा वादा है आपके साथ, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। उन तमाम लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी मुझे भेजी है अहमद ने, ये उनका रियल नेम है। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, शहर कौन सा है ये नहीं बताया जा रहा इस कहानी में। अहमद कहते हैं कि हर इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है गोहर। ये उनका रियल नाम है।
मैं और गौहर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दो गलियां छोड़ के हमारे घर हैं, लेकिन बचपन की वो दोस्ती आज तक कायम व दायम है। इस तरह की दोस्ती जो घरों में भी आना जाना होता है, जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे पर्दा सिस्टम होता है, लेकिन जहाँ पे बचपन के दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के घरों में भी आते हैं, वो उनकी बहनों को अपनी बहनें समझते हैं और दोस्त की माँ उसको भी अपना बेटा समझती है। तो इनके लिए एक दूसरे के घरों में आना जाना ऐसे ही होता है जैसे अपना बेटा घर में आया है। तो ये दोनों दोस्त भी, अहमद एंड गौहर, ऐसे ही दोस्त थे। दोनों के घर वाले जानते थे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अहमद का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जो माशाल्लाह बहुत खाते पीते हैं, जहाँ अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सेटल्ड लोग हैं। और उसका बेस्ट फ्रेंड गौहर एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जहाँ 2020 में उसकी वालदा वफ़ात पा जाती हैं। अब घर में गौहर, उसके वालिद और एक गौर से भी वो छोटी हैं बहन, जिनकी शादी तो हो गई थी लेकिन उनके शोहर अल्लाह को प्यारे हो गए और वो बेवा हो गई, और वो अपने 3 बच्चों के साथ, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है, अपने वालिद के घर में आ गई। तो गौहर की एक छोटी सी फैमिली जिसमें वालिद साहब, गौहर और बहन और उसके बच्चे एक ही घर में रहते थे। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजमत करते रहे, और जब मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो गई तो रिटायर हो गए। और उसके बाद चंद दोस्त ऐसे थे जो कब्रिस्तान में जाके लोगों की कब्रें बनाते थे। तो इनको भी एक दफ़ा अपने साथ ले गए और उनको कहा, बाज़ुकात बहुत ज़्यादा कब्रें बनानी बन जाती हैं, एक ही गोरकन है जो कब्रिस्तान में भी रहता है, उसके लिए इतनी कब्रें बनाना मुश्किल होता है, तो अगर आप चाहो तो आप भी इस काम में हिस्सा डाल सकते हो। तो गौहर के वालिद ने भी उसी कब्रिस्तान में, अगर कभी उनको बुलाया जाता तो वो वहाँ पे कब्र बना देते। ये उस शहर का एक ऐसा बड़ा पुराना कब्रिस्तान था जहाँ शाम होते ही कोई भी नहीं जानता था। उसके बारे में मशहूर ये था कि ये हॉन्टेड कब्रिस्तान है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है जो अपना आप महसूस कराते हैं। तो लोग सूरज ढलते ही इस कब्रिस्तान से दूर दूर गुजरते थे। अहमद और गौहर की दोस्ती जो बचपन से चली आ रही थी, इस हद तक ये दोनों करीब थे कि अहमद अपने दोस्त की जितनी भी मदद कर सकता वो करता था, क्योंकि वह कैसे घर से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पे सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था, और गौहर एक ऐसे घर से जहाँ हर वक्त वो गिला शिकवा करता, कभी कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, महंगे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, इस चीज़ की भी कमी है। हर वक्त वो अपनी महरूमियों को रोता रहता, और उसका दोस्त अहमद जितनी उससे हो सकती उसकी मदद करता। वो खुद एक कॉलेज का एक स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी उसकी ज़ात से हो सकता वो अपने दोस्त गौहर के लिए करता। लेकिन गौहर के ज़ुबान पे हमेशा यही गिला रहता कि मुझे चाहिए, फौरी तौर पे सब कुछ चाहिए और सब कुछ हासिल करना है। अल्लाह ने मेरे नसीब में जो कुछ लिख दिया है मुझे फौरी मिल जाए ताकि मैं उसको हासिल करूं और उसको इस्तेमाल कर सकूं। और उसको अहमद समझाता, तू शॉर्टकट के चक्कर में है मेरे दोस्त, ज़िंदगी शॉर्टकट का नाम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर मेहनत के बाद जाके आपको मेहनत का सिला मिलता है। गौहर मेरे दोस्त, जो ऐसा तुम समझते हो ये ख्वाबों की दुनिया में ऐसा हो सकता है, हकीकत इसके बरक्स है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, ना ही शॉर्टकट से आप कुछ हासिल कर सकते हो। बहुत सारे लोग महरूमियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अपनी महरूमियत से, अपनी मेहनत से उन महरूमियों को ख़त्म करते हैं, और बहुत सारे लोग आराम से उन महरूमियों को ख़त्म कर लेते हैं। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ो। लेकिन गौहर इस तरह की बातें करता, मायूसी वाली। अहमद जितना उसका सहारा बनता, वो कहते रोज़ाना हमारी एक रूटीन थी कि हम अपने शहर से रवाना होते, और शहर से दूर दरिया के पास एक होटल था जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती होती थी। लाइन के अंदर, कतार के अंदर चारपाइयाँ लगी होती थी, वहीं पे हम किसी चारपाई पे दोनों दोस्त बैठ जाते और ढेर सारी बैठ के बातें करते। 2-3 घंटे हम वहाँ से गुजारते और उसके बाद अपने अपने घरों को पहुँच जाते। आज भी
मेरे अपने शहर राजनपुर में भी, फाजिलपुर में भी ऐसे बहुत सारे होटल हैं। जब मैं आज भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता हूँ अपने शहर फाजिलपुर, तो हम लोग शहर से दूर वाले किसी होटल पे चले जाते हैं जब यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चारपाइयाँ पड़ी होती हैं, वहाँ पे बैठ के हम दूध पत्ती को एंजॉय करते हैं, गप्पे मारते हैं और फिर घरों को वापस आ जाते हैं। ये दोस्त भी रोज़ाना उसी मखसूस जगह पे बैठते, गप्पे मारते, और गौहर अपनी प्लानिंग बताता कि वो अमीर होना चाहता है, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, उसे सब कुछ चाहिए। और एक दिन बातों बातों में गौहर ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ आमिल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे चिल्ले बताते हैं जिनके करने से इंसान दौलतमंद हो सकता है। मैंने सुन रखा है कि कुछ चिल्ले ऐसे हैं कि अगर चिल्ला कर लिया जाए तो उससे आपको सोने की देग भी मिल सकती है जो ज़मीन में दफन होती है, आपको हीरे जवाहरात भी मिल सकते हैं जो ज़मीन में दफन होते हैं, आपको ख़जाना मिल सकता है, आप चिल्ला करके जो भी मन की मुराद हो उसको पूरा कर सकते हैं। और अहमद उसको फिर से कहता, यार ये तो कैसी बातें करता है, तो क्यों हर वक्त सोचता रहता है, इसी तरह के ख्वाब देखता रहता है? अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। इस ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारना होगा जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन गौहर की आंखों की चमक बताती थी वो कुछ और सोच रहा है, कुछ और ख्वाब देख रहा है। और एक अच्छे दोस्त होने के नाते अहमद को मुसलसल उसको समझाता, ये चिल्ला, ये बातें छोड़ दे यार। ऐसे ही एक दिन बैठे हुए अहमद कहते हैं मैं घर में बैठा था कि मुझे उसकी कॉल आई। कहाँ पे हो? मैंने कहा घर पे। उसने कहा यार कहीं चलना है। मैंने कहा ठीक है यार मैं आ रहा हूँ। मैं उसके पास पहुँच गया। कहाँ जाना है? उसने कहा एक ऐसे शख्स का मुझे पता लगा है जो बहुत पहुँचा हुआ है, और वो मुझे ज़रूर ऐसा चिल्ला सिखा सकता है जिससे मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। हमें उसके पास जाना है। मैंने उससे कहा यार ये क्या बेवकूफ़ी है। उसने मुझे कहा प्लीज़ ना, मेरा वक्त आने वाला है, मैं हासिल कर लूँगा, मेरे अंदर जुनून है, तू चलना मेरे साथ। उसने मुझे कायल किया और यूँ हम दोनों दोस्त शहर से तकरीबन 50 मिनट की दूरी पे वाक़े एक वीरान सी जगह जहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ एक कच्चा सा घर था। उस घर के बाहर दरवाजे के बिल्कुल सामने, जो घर का मेन दरवाज़ा था लकड़ी का बना हुआ दाखिल होने के लिए, उसके बिल्कुल सामने एक चारपाई पड़ी थी, और चारपाई के नीचे एक दरी सी बिछी हुई थी। उस दरी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और मैंने दूर रुक गया और उसे कहा मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा, तू जा। इतनी दूर से मुझे वहाँ पे फैली अगरबत्तियों की खुशबू आ रही थी। एक अजीब सा माहौल बना रखा था। इतनी ज़्यादा उन्होंने अगरबत्तियां जला रखी थी कि दूर खड़े होकर भी मैं उनकी खुशबू को महसूस कर सकता था। गौहर चलता हुआ उस जगह पहुंचा और पीछे बैठ गया अपनी बारी के इंतज़ार के लिए। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर भी आ गया, क्योंकि जो भी आगे उससे पहले बैठे हुए थे अपनी बारी के इंतज़ार में, वो उनके नंबर आता तो वो उठ के पीर साहब के करीब चले जाते और पीर साहब को अपना मुद्दा बयान करते, और पीर साहब किसी को तावीज़ देते और किसी को कहते कि तुम्हें पानी दम करके देना है, तो वो पानी मंगवाते और पानी गिलास के अंदर दम करते, और उसके बाद एक शापर मंगवा के शापर के अंदर उस पानी को डाल देते, और शापर उस बंदे को पकड़ाते कि ये लो तुम्हारा पानी दम किया हुआ, घर जाके इसको पीते रहना, जिस तरीके मैंने समझाया है इस तरीके इस्तेमाल करना। फिर एक और बंदे की बारी आती, वो आगे जाता, उसकी बात सुनते और उसके बाद उसको तावीज़ लिख के देते, पानी मंगवाते और उसमें घोल के अपने सामने ही उसको पिला देते। कुछ लोग आगे हुए तो उनके सर पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हाथ से जैसे थप्पड़ मारे जाते हैं, ऐसे वो अपने पीर हाथ से थप्पड़ मारे जा रहा था। और अहमद दूर खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। उसको वो बैठा हुआ शख्स कोई भी नेक शख्स नज़र नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे उसका ताल्लुक दीन से, इस्लाम से, नमाज कुरान से बिल्कुल नहीं है। उसका बैठना, बात करना स्टाइल बताता था वो दीन से बहुत दूर पता नहीं कौन से इल्म करता है, कौन से वजीफ़े करता है।
जब गौहर का नंबर आया तो गौहर आगे हुआ और उसे कहा कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा चिल्ला, कोई ऐसा वजीफ़ा करना चाहता हूँ कि मैं दौलत हासिल करूँ, मुझे वो सब कुछ मिल जाए, ज़िंदगी की जो मेरी ख्वाहिश है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कुछ देर गौहर की आंखों में देखता रहा और उसके बाद कहा, ठीक है, अभी जाओ, शाम को मेरे पास आना, लेकिन अकेले आना, किसी के साथ मत आना। गौहर वहाँ से उठ के आ गया, अहमद के पास आया और कहा, चलो। हम लोग रवाना हो गए। मैंने उससे पूछा जब रात को हम वहाँ बैठ गए जहाँ पे बैठते थे चाय पीने के लिए, कि क्या ये तुम गए थे, ये क्या था, ये क्या है, अब तफसील से बताओ। मुख्तसर से उसने मुझे बता दिया था, उसने मुझे तफसील से नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। शाम को उसने कहा था आओ। जब शाम का टाइम हुआ तो मुझे कहता है चल यार चलें। मैंने कहा किधर? कहता है यार उसी बंदे के पास। मैंने कहा भाई तू क्यों जा रहा है उस बंदे के पास? मैंने उसे गौर से देखा था, वो बंदा ठीक नहीं है, वो अजीब सा है, तुझे नहीं जाना चाहिए। उसने कहा यार तू कैसा मेरा दोस्त है, तू मेरी खातिर ऐसा भी नहीं कर सकता, अगर तुझे ज़रूरत पड़ी गई है मुझे तेरी तो मुझे तू साथ नहीं लेके जा सकता। खैर मैं उसकी बातों में आ गया, दोस्त था, दोस्त मजबूर होते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा और हम दोनों जब वहाँ शाम को पहुँचे तो वहाँ पे जहाँ उसकी चारपाई पड़ी थी और बाहर दरी बिछी थी, लोग बैठे थे, अब वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो चारपाई भी नहीं थी। मैं दूर ही खड़ा हो गया। मैंने कहा जा, मैं उधर करीब भी नहीं जा रहा उसके घर के, मुझे वहशत सी होती है उस बंदे से, उसके घर से। वो उसके दरवाजे पे पहुंचा, लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो एक बच्चा छोटा सा बाहर आ गया। उसने कहा हाँ बोलो। उसने कहा बाबा जी से मिलना है, उन्होंने शाम के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा ठीक है रुको। वो बच्चा चला गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया और गौहर को लेकर अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा और जब गौहर फारिग होके वापस आया तो वो बहुत सोचों में गुम सा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हाँ बताता हूँ चल। हम लोग रवाना हो गए और मैं उससे रास्ते में पूछता रहा। कहता हाँ उन्होंने मुझे समझा दिया है, रात को जब बैठेंगे तफसील से बताऊंगा, अभी चलो। हम लोग चले गए और रात को जब हम चाय के होटल पे बैठे, हमने पूछा हाँ भाई क्या मुलाकात हुई, क्या हुआ, बताओ तो सही। उसने कहा उन्होंने मेरा इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है। वो कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिल जा सकता है, 41 दिन का चिल्ला है, अगर तुमने 41 दिन पूरे कर लिए तो 42वें दिन तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इम्तिहान देना होगा, क्या तुम चिल्ला कर सकते हो कि नहीं। और इम्तिहान ये था कि उसके घर के पास जो कब्रिस्तान था वहाँ रात के 12 बजे उसने अकेले जाना था और 7 मुर्गियों के सर अपने साथ काले शापर में लेके और काले कपड़े पहन के जाना था और वहीं पे गड्ढा खोदना था और कुछ पड़ते हुए उन सरों को उस गड्ढे में दफना देना था। लेकिन गौहर बोला वो मुझसे खफा हो रहे थे कि मैंने तुम्हें कहा था अकेले आना, तुम अकेले क्यों नहीं आए। उनको पता लग गया था कि तुम भी मेरे साथ आए हो। तो मैंने उससे पूछा तो क्या तुम ऐसा करोगे जैसा उसने कहा है। वो खुद सोचों में गुम था कि हाँ मैं देख रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगले ही दिन वो फैसला कर चुका था। वो मुर्गियों की दुकान पे गया, वहां पे वैसे भी मुर्गियों को जब वो हलाल करते थे, ज़बा करते थे, तो उसके बाद जो उनका सर होता है आगे वाला वो नीचे फेंक देते थे ड्रम में। उसने ब्लैक शापर लिया, ब्लैक कपड़ा या ब्लैक शापर लेना था, जो भी चीज़ हो ब्लैक हो, पीर ने कहा था, आमिल कह लीजिए। उसने ब्लैक शापर लिया और उसके अंदर 7 मुर्गियों के सर उठाए और शापर को छुपा लिया। वो अपने घर पहुंचा और उसने अपने ब्लैक कपड़े निकाले, क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि आज रात वो कब्रिस्तान जाएगा और जैसे उस आमिल ने कहा था वैसे करने का वो फैसला कर चुका था। नवंबर ख़त्म होने वाला था, दिसंबर शुरू होने वाला था, ये सर्दियों के दिन थे। उसका बाप बुजुर्ग सा बंदा था, जल्द ही वो रात को सो जाता था। बहन को वो डरता ही था, ना उसको उसकी परवाह थी। जब हम लोग दोनों वहाँ बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि वो मुर्गियों के सर जमा करके घर रख के आ चुका है। हम बैठ के चाय पीते रहे, गपशप करते रहे और जब रवाना हुए, वहाँ पहुँचे अपने अपने घरों को, तो अपने घर में दाखिल हो गया और अहमद कहते हैं मैं अपने घर चला गया। वहीं से
वो इंतज़ार करने लगा कि टाइम हो तो वो घर से रवाना हो। ब्लैक शलवार कमीज़ तो वो वैसे ही पहनता था, मुझे नहीं पता था उसने इस मकसद के लिए पहने हैं। जैसे ही रात के 12 बजे तो बाहर काफ़ी ठंड थी, और सर्दियों की रात में वैसे भी इंसान जल्द ही अपने घरों को चले जाते हैं, बाहर वीरानी छा जाती है। हमारे शहर में भी आज वीरानी थी ठंड की वजह से। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने और एक शापर उठाए जिसमें मुर्गियों के सर थे, और दूसरा शापर जिसमें उसने छुरी रख रही थी घड़ा खोदने के लिए, कि गड्ढा खोद के मैं उसमें ये दफनाऊंगा। और जो उसने पढ़ने के लिए बताया था वो उसको याद था। एक गरम शाल उसने लपेटी, लेकिन घर के बाहर जैसे ही वो रवाना हुआ तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। एक नौजवान लड़का अपने मकसद के हसूल के लिए कब्रिस्तान रात के 12 बजे के बाद 12:30 बजे पहुंचने जा रहा था, जहां पे गड्ढा खोद के उसने कुछ दफनाना था। अहमद ने बड़ी यहाँ पे खूबसूरत बात की कि मज़हर भाई, जब हम मस्जिद की तरफ जाते हैं तो बहुत जल्दी होती है कि पहुंच जाएं, मन में खौफ नहीं, मन में चाहत होती है। और जब आप इस तरह के कामों के लिए निकलते हैं तो कदम मन भारी हो जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, ये तू क्या करने जा रहा है। शायद उसके अंदर से भी एक ऐसी आवाज़ थी कि तू क्या करने जा रहा है, तू रात के इस पहर कब्रिस्तान में जा रहा है जहाँ शाम को कोई नहीं जानता, और तू रात को अंदर जाने जा रहा है। दिल की धड़कन ही उसको बताती थी कि मत जा, वो बहुत भयानक कब्रिस्तान है। लेकिन उस पर जुनून सवार था, कदम भारी थे, दिल की धड़कन तेज थी, घबरा रहा था। पहुंचते पहुंचते कब्रिस्तान सामने आ गया तो वो रुक सा गया। क्या मैं ये कर लूंगा? वाकई मेरे अंदर क्या इतनी हिम्मत है? क्या मैं ये कर सकता हूं? अपने आप से सवाल कर रहा था। दिल की धड़कन बताती थी कि लौट जा, जिस रास्ते को तूने चुना है इतना आसान रास्ता नहीं है। हर तरफ हो का आलम था। सर्दियों की उस रात में 12:30 पौने 1 बजे के करीब एक हल्की हल्की धुंध सी फैली हुई थी। चरिंद परिंद तो कब के सो चुके थे, इंसान भी घरों में रजाइयों में लिपटे हुए थे ठंड से बचने के लिए। और वो शाल लपेटे एक नौजवान लड़का हाथ में काला शापर उठाए, काले कपड़े पहने, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा होकर सोच रहा है, क्या इस मशहूर व मारूफ कब्रिस्तान जिसके बारे में मशहूर है, यहाँ पे जिन्नात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, शाम ढलते ही कोई नहीं जाता, क्या मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं? सर्दियों को वैसे भी बहुत खामोशी छा जाती है। और फिर उसे अपना मकसद हसूल याद आ गया कि मैंने पाना है वो सब कुछ, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस आमिल ने कहा था। वो तेज़ कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदम और भारी हो गए, ऐसे भारी जैसे वो कदम उठा ही नहीं पा रहा। जैसे कहीं से आवाज़ आई थी, रुक जा ए नादान, मुड़ जा। लेकिन वो चलता 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 कब्रों के बीच में से चलता चलता चलता, जहाँ पे घना हिस्सा था कब्रिस्तान का, वो उस रात की खामोशी में उस जगह पे पहुँच गया। उसी कब्रिस्तान का एक गोरकन भी था जो उसी कब्रिस्तान में रहता था। उसका बाप गोरकन नहीं था, कब्रें सिर्फ खोदता था। कभी कभी गोरकन तो मुस्तकिल वहीं रहता था, लेकिन वो गोरकन का कहना यह था कि ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक कब्रिस्तान है, रात को कई आवाज़ें आती हैं, क्या शोर सुनाई देता है, लेकिन मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कब्रिस्तान के अंदर जो रहने वाला गोरकन होता है, जो कब्रों को खोदता है, उसका घर मैंने खुद देखा हुआ है, कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में होता है। उसकी हिम्मत होती है, वो कहता है ऐसे ऐसे नज़ारे होते हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ होती हैं कि और इंसान हो तो उसका दिल निकल जाए, फट जाए। लेकिन शायद हम बचपन से आदी होते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उन आवाज़ों के, उन खौफ के, उन सायों के आदी। वो भी एक जगह पे पहुंच गया, छुरी उसने निकाली और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो जब गड्ढा काफ़ी खोद चुका तो उसने एक एक मुर्गी की गर्दन को, जो सर था मुर्गी का, उसको निकाला, उस पर पड़ता गया और एक ही गड्ढे के अंदर वो सब दफनाना था वो दफनाता गया। दूसरा पढ़ा, दफना दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ा, दफना दिया। छठा, सातवां दफना दिया। और उसके बाद उसने उसके ऊपर मट्टी डालनी शुरू कर दी। उस रात के हवा के आलम में, उस खामोशी में, उस
सर्दी की रात में उस कब्रिस्तान के अंदर गड्ढा खोदते हुए, चीज़ें डालते हुए और उसके ऊपर मट्टी डालते हुए ऐसे लगता था जैसे मट्टी नहीं डल रही, डज 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 की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। इर्द गिर्द का एक शोर था। कौन सा शोर? वो जो तिडियों का शोर होता है, वो जो झींगड़ का शोर होता है, वो जो कब्रिस्तान के अंदर हशरात का शोर होता है। ऐसा लगता था जैसे सब मिल के चीख रहे हों, आज चीखो पुकार कर रहे हों, या शायद उसका खौफ था जो उसको इस तरह की आवाज़ें सुना रहा था। खैर, उसने उस गड्ढे को बंद किया और उसने पीछे नहीं देखना था, वो वापसी की तरफ मुड़ गया। लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो चल रहा है, कोई पीछे भी उसके चल रहा हो। उसने मुड़ के नहीं देखना था। वो कहता है, मैंने 4-5 कदम उठाए और ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। मैंने दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया। उसके अंदर खौफ था, उस नौजवान लड़के गौर के अंदर। वो भागता भागता कब्रिस्तान से बाहर आ गया और भागता रहा जैसे पीछे कोई उसके आ रहा हो। वो खौफजदा था, फिर भी भागता रहा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दौड़ते हुए भी एहसास था जैसे पीछे आने वाला भी दौड़ रहा हो। दौड़ते 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 वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और जल्दी से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर दरवाजे के अंदर वाली साइड पे दरवाज़ा बंद करके टेक लगा ली उसने दरवाजे के साथ। उसको सांस चढ़ा हुआ था और वह सोच रहा था, जो मेरे पीछे जो भी भागता हुआ आया था वो रुक गया है। वो रात सारी खौफ की वजह से सो न सका। सुबह अजानों के टाइम में उसको नींद आई और वो फिर सोया। अगले दिन उसने मुझसे फरमाइश की कि उस बाबे के पास फिर जाना है। मैंने उसे फिर समझाया, गौहर तो किन चक्रों में पड़ गया है। मेरी ज़ात से जो तेरे लिए हो सका मैंने तेरे लिए किया है और आइंदा भी करूँगा। तो खुदारा ये काम मत कर, छोड़ दे। ये किन चक्रों में पड़ गया है। शॉर्टकट नहीं होते ज़िंदगी में। इस तरीके से किसी तक को इंसान को ये मिल सकता होता तो सब ही इस रास्ते को अपनाते। ऐसा मत कर। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और दोस्ती का वास्ता दे के मुझे राज़ी कर लिया। जानता था ना कि अहमद गौहर से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, हर तरह से ख्याल रखता है। हर मौके की मुनासबत से उसको पैसे भी देता है, उसको जूते, उसको हर वो चीज़, उसकी कपड़े, घड़ी, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो अहमद उसको लेके देता था। लेकिन जब उस दिन वो दोनों उस बाबे के पास पहुँचे और वो बाबे से मिलने के बाद जब वो बाहर निकल रहा था तो वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। मैंने कहा, किस बात पे खुश हो? उसने कहा, रात को बताऊंगा। और जब हम रात को चाय पीने के लिए उस होटल पे बैठे दरिया के किनारे तो मैं पूछा, हाँ अब बताओ। मैं बेचैन था सुनने के लिए कि उसके चेहरे पे इतनी खुशी किस बात की है। तो उसने एक कागज़ का बड़ा सा टुकड़ा निकाल के मेरे सामने रख दिया, जैसे एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, उसके अंदर बड़ा सा कागज़ होता है। वो कागज़ उसके पास था जो उस आमिल ने उसको पकड़ाया था, जिसके अंदर 41 रातों का चिल्ला लिखा हुआ था जो उसने करना था। और मैंने जैसे ही देखा उसके अंदर पूरा तरीका लिखा हुआ था। उसने कहा, उसने मुझे समझा भी दिया है, उसने मुझे बता भी दिया है क्या क्या होना है, क्या क्या होगा। वो भी घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा, इधर मैं बैठ के चिल्ला करूँगा, वो मेरे पीछे बैठ के देखभाल करेगा, मुझे नुकसान से बचाएगा, मुझसे कोई गलती भी हो जाएगी वो कवर कर लेगा। वो बहुत पहुँचा हुआ है और मुझे मेरी ज़िंदगी का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। 4 दिन ये काम करना है, उससे अगले 4 दिन ये करना है। वो सब कुछ तफसील से उसके साथ लिखा हुआ था। और तभी मैंने उसे कहा, गौहर मैं अपने पापा से बात करता हूँ, तेरे लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ, किसी अच्छी जगह पे तुझे नौकरी लगवा देते हैं। तो तेरे अंदर कोई और ख्वाहिश है मुझे बता, मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बस में हो। मैं अपनी फैमिली से कह के कराने की कोशिश करता हूँ। खुदारा इस रास्ते पे मत चल, तू बहुत गलत कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों की चमक बताती थी वो फैसला कर चुका है और वो करके रहेगा। उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने उसको जितना समझाया उसने एक भी ना सुनी। और पहला मिशन जो उसको दिया गया था, एक बछड़ा जिसकी टांग की हड्डी उसको चाहिए थी और उसकी पेट के अंदर जो आंतें होती हैं वो आंतें चाहिए थी, क्योंकि उस आमिल ने उसे एक लिखा हुआ पूरा पर्चा दिया था और साथ छोटे छोटे तावीज़ भी दिए थे। और उसने कहा था मंगल के दिन को ये चिल्ला शुरू करना है। मंगल में अभी 4-5 दिन बाकी थे, उसको तैयारी करनी थी। उसने मुझे कहा
अहमद मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा तूने पैसे क्या करने हैं, क्योंकि मैं जानता था वो इसी काम के लिए मांग रहा है। कह रहा है यार मैं तुझे वापस कर दूंगा, उधार मांग रहा हूं, तो जो तू मेरा कैसा दोस्त है, तू मुझे पैसे उधार भी नहीं दे सकता। वो इस अंदाज की मुझसे बातें करता रहा कि मैं हार मान गया और उसकी जो भी पैसे थे मैंने उसको दे दिए। वो मार्केट गया और वहां से बछड़े की टांग की जो पूरी हड्डी होती है, जिसके छुरी ना लगी हो, जिसको कट ना लगा हो, जादू में जो हड्डी इस्तेमाल होती है ना, तो उसके बारे में कहा जाता है उस हड्डी को कट ना लगा हो, छुरी ना लगी हो। और जब भी कोई गोश्त बेचने वाले पाकिस्तान में हड्डी किसी को देते हैं तो कट लगा देते हैं ताकि इस पे जादू ना कर सके, वरना आपको जो हड्डी चाहिए होती है कट के बगैर चाहिए होती है। बात मुझे भी, आपको पता है मेरा ताल्लुक है इन चीज़ों से। अब उसको हड्डी अरेंज करना तो उसके लिए बहुत आसान था। मसला ये था कि उस बछड़े का सेम ही बछड़ा हो जिसकी टांग की हड्डी होगी, पूरी हड्डी यानी घुटने से लेके पांव तक जो पूरी हड्डी होती है वो पूरी साबित हड्डी हो, उस पर कट ना लगा हो, और उसी की आंतड़ियां जो होती हैं वो उसको चाहिए थी। वो किसी के पास भी जाता, वो कहते हैं यार आंतड़ियां हमारे पास कहाँ से आती है, वो तो जहाँ पे कुर्बान होता है बछड़ा वहाँ पे फेंक देते हैं, हमारे पास हड्डी है। वो शदीद परेशान था, कहाँ से अरेंज करूं। मंगल को अभी 3 दिन रहते थे, 2 दिन उसके गुजर गए। वो शदीद परेशान था कि जैसे उसकी सुन ली गई। हमारी ही एक गली में बछड़े की किसी ने कुर्बानी की, गोश्त बांटने के लिए, अल्लाह के नाम पे जिस तरह कुर्बानी करते हैं। इसको पता लगा तो ये भागता हुआ गया। वो बछड़ा बना रहे थे और उसके अंदर की आंतड़ियाँ जितनी भी थी उठा के हमारी गली के एक साइड पे जगह थी जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते थे, उन्होंने वहाँ पे फेंक दी थी, और रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ से कूड़ा उठा लिया जाता था, वो कमेटी वाले ले जाते थे। इसने फौरी तौर पे ब्लैक शापर लिया और भागता हुआ उस कूड़े वाली जगह पे गया। वहाँ उसने देखा आंतें पड़ी हुई हैं। उस नौजवान लड़के ने फौरी तौर पे वहाँ से आंतड़ियों को, जो आंतें होती हैं बड़ी बड़ी, वो इकट्ठी की और शापर में डाली, और शापर उठा के भागता हुआ घर गया, उसको छुपा के वापस आया और उनके पास पहुँच गया और उनको कहता है कि मुझे ये पूरी गोश्त चाहिए और ये हड्डी चाहिए। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या करना है हड्डी को? उसने कहा हमने सूप बनाना है, आप जानते हैं ना कि हम गोश्त आजकल नहीं ले पा रहे। और वो गली वाले उसको जानते थे, उसके वालिद को जानते थे कि बहुत ही शरीफ लड़का है, अच्छे घर का लड़का है, वालिद का नाम है, बहुत ही शरीफ वालिद हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार इसको दे दो, कोई बात नहीं। उन्होंने इसको गोश्त भी दे दिया और पूरी हड्डी, जिसका उसने कहा हमने इसका यखनी निकालनी है, सूप जिस तरह के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, यखनी सूप के लिए। उन्होंने उसको रान जो थी, वरना अगर वो कोई दुकानदार होता तो उसको कट लगा के दे देता कि ये जादू ना कर सके। वो तो जानते थे शरीफ सा लड़का है, वालिद भी शरीफ है, इसको कट लगा के क्या देना। उनके तो वहमो गुमान भी नहीं था। उन्होंने वो गोश्त उतारा, उसका जो कट होता है ना उस हड्डी के ऊपर बहुत मोटी तगड़ी होती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी ज़ोर से ऊपर वो मारते हैं ताकि कट लग जाए अच्छा खासा। तो उन्होंने उससे गोश्त उतार लिया और पूरी हड्डी जो थी उसको साफ दे दी, कट नहीं लगाया, क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा था कि ये बच्चा ये करने जा रहा है। आंतड़ियाँ वो पहले ही ले चुका था और उसने वो घर छुपा दी। अब वो खुश था, मंगल का इंतज़ार करने लगा कि अब वो मंगल चिल्ले के लिए तैयार हो चुका था। हम लोग बैठते बातें करते और वो मुझे खुश खुश नज़र आता था। शायद पहली दफ़ा कब्रिस्तान जाते हुए जो उसने मुर्गी की गर्दनों को दफनाया था, दफन किया था, उससे उसका खौफ कुछ हद तक कम हो गया था कि कब्रिस्तान में जा सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। उसकी आंखों के आगे वो ख्वाब आ जाते जो उसने देख रखे थे, वो अपने उन ख्वाबों की तकमील चाहता था। रात 12 बजे वो पूरी तैयारी कर चुका था। एक शापर उसने बनाया था जिसमें छोटी छोटी पत्थर थे जो गिनने के लिए उसने इस्तेमाल करने थे कि जब गिनती के लिए, बहुत सारे लोग आमिल बता देते हैं कि पत्थर या गिटक जो होती है, खजूर के अंदर से जो गिटक निकलती है, ये इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके रख लो और जब तुमने गिनना है उसको साइड पे करते जाना ताकि भूल ना जाए बंदा। तो इस तरह के तस्बीह नूरानी अमल के लिए होती है। नूरानी अमल करेंगे तो उसके लिए तस्बीह होगी, सिफली या काला करेंगे उसके लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं।
तो उसने छोटी छोटी कंकरियाँ उठा ली थी गिनने के लिए, जितनी उसको कंकरियाँ कही गई थी उतनी वो पूरी उसने कंकरियाँ उठा ली थी। और उसने जो तैयारी की उस शाम को, वो तैयारी ये थी कि उन आंतों को कट लगाना था, पूरा नहीं काटना था, छोटे छोटे कट लगाने थे। और कट लगा के वो जो तावीज़ उस आमिल ने दिए थे वो तावीज़ उसके अंदर डालने थे। और उसने ऐसा ही किया, उन आंतों को उसने कट लगाया और कट लगाने के बाद वो तावीज़ उस आंतों के अंदर भरने शुरू कर दिए। जब वो तावीज़ उसके अंदर भर चुका तो उसके बाद उसी हड्डी को उसने रात के टाइम अपने सामने रख के बैठना था, जिसके ऊपर वो आंतें उसने लपेट ली थी। उस आमिल ने उसे कहा था इन आंतों को कट लगा के छोटे छोटे तावीज़ इसमें भर देना और इन आंतों को इस बड़ी सी पूरी हड्डी के ऊपर लपेट लेना। तो वो कट लगा के तावीज़ उसके अंदर भर के और ऊपर उसको लपेट के वो एक शापर में रख चुका था। दूसरे शापर में अपना बाकी सामान रख के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। आज भी एक सर्दी की रात थी, एक खौफनाक रात, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ हो का आलम। लेकिन वो नौजवान अपने ख्वाबों की तामील के लिए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुका था। उसको आमिल ने कहा था कि तुमने 2 कब्रों का इंतखाब करना है जिनके बिल्कुल दरमियान में तुमने बैठना है। उल्टी साइड पे भी कब्र हो और सीधे हाथ पे भी तुम्हारी कब्र हो, और जो तुम दायरा कड़ा लगाओगे वो कब्रें भी दायरे कड़े के बीच में आने चाहिए। आज वो कैफियत नहीं थी जो पहली दफ़ा कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए उसकी कैफियत थी। आज कुछ खौफ कम था, फिर भी दिल की धड़कन तेज़ थी। वो चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और 2 कब्रें जिनका पहले ही वो निशान लगा चुका था कि यहाँ बैठ के मैं करूँगा, दिन की रोशनी में निशान लगा गया था, उन कब्रों के बीच में पहुँचा और उसने छुरी से उन दोनों कब्रों के इर्द गिर्द दायरा कड़ा इस अंदाज में बड़ा सा उसने हिसार खींचा कि वो दोनों कब्रें भी उसी हिसार के बीच में आ गईं। उसके बाद जब वो दायरा कड़ा लगा चुका तो उन दोनों कब्रों के बीच में बैठ गया। उसने शापर से वो बड़ी सी हड्डी और उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई वो आंत जिसके अंदर तावीज़ उसने अपने सामने रख दिए और वो तमाम पढ़ने वाली जो चीज़ें थी वो भी उसने निकाली और उसने अमल शुरू कर दिया। जैसे ही अमल शुरू हुआ, लगता था जैसे पूरे कब्रिस्तान में हर तरफ खामोशी थी। उस अमल के शुरू होते ही ऐसी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी जैसे हल्की हल्की सरगोशियाँ हो रही हो। अजीब सी सरगोशियाँ। लेकिन वो बैठ के पढ़ता रहा। एक नौजवान जिसके दिमाग में उसके ख्वाब थे, उसके ख्वाब उससे वो सब कुछ करवाने जा रहे थे, वो कब्रिस्तान में बैठा। ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2020 में तो उनकी वालदा फौत हुई, 21-22 की ये कहानी होगी, अभी की कहानी है। और वो पढ़ रहा है उस मशहूर व मारूफ कब्रिस्तान में जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, लोग डरते हैं, और वो बैठा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और जब पढ़ते 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 उसकी गिनती बिल्कुल मुकम्मल हो गई तो उसने अपना सामान लपेटा, शापर में डाला, उठ के अपना दायरा कड़ा खोला, वापस खोल के उसने सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। ऐसा लगता था जैसे आज उसने बाकायदा तौर पे अमली मुजाहरा किया था अपनी उन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए। इसलिए चलता चलता जब वो अपने घर पहुंचा तो वो एक किस्म का रिलैक्स था और जाके बाकी टाइम वो सो गया। वो वैसे भी जॉब वगैरह करता नहीं था, फ्री था, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। बाप सोया होता था, उसको पता नहीं होता था, बहन वैसे ही सो जाती थी। दूसरी रात भी इसी तरह वो रवाना हुआ, रात को कब्रिस्तान पहुंचा, उसने चिल्ला किया, वही हड्डी सामने रख के मुस्तकिल उसने रखनी थी। उसने पढ़ाई की और पढ़ाई मुकम्मल की। तीसरी रात भी उसकी इसी तरह गुजर गई। 3 रातों का ये जो था स्टेप मुकम्मल हो गया। अगला स्टेप जो उसने करना था, उसने 7 अंडे लेने थे। 7 मुर्गी के अंडे लेके इसी तरह पढ़ते हुए उसने अंडों के ऊपर पढ़ना था। पढ़ने के बाद उन अंडों के ऊपर उसने कुछ लिखना था काली मार्कर से, और लिखने के बाद अंडे को उसने अपने पीछे फेंक देना था। फिर दूसरे अंडे पे भी यही पढ़ना था, 7 अंडों को इस तरह पीछे फेंक देना था, मुड़ के नहीं देखना था। अमल मुकम्मल हो जाए फिर भी मुड़ के नहीं देखना था, घर जाना था। उसने मुझसे कहा, अहमद पैसे चाहिए, क्या करना है? अंडे लेने हैं।
मैंने कहा क्या करने अंडे? कहता यार प्लीज़ तू मेरी खातिर कर सकता है कि नहीं? मैं परेशान था, इसको कैसे रोकूं? हर ऑफ़र दे चुका हूं, पैसे की ऑफ़र दे चुका हूं, नौकरी करवाने की ऑफ़र दे चुका हूं, जिस तरह की मदद कर सकता था करता रहा हूं। उसको पता है कि मेरा यही बेस्ट फ्रेंड अहमद है, हमेशा मेरी ज़िंदगी में इसने मदद की है, कई हज़ारों लाखों मुझ पर लगा चुका है, आगे भी लगा सकता है, अपनी फैमिली से कह के हर तरह की मेरी मदद करा सकता है। लेकिन वो चाहता था अमीर तरीन बनना, सोना हीरे जवाहरात उसकी ज़िंदगी में, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, घर, वो सब कुछ हो जो अमीर लोगों के पास होता है। उसने एक ना सुनी और अहमद ने हार के कहा अच्छा रुक, मैं तुझे 7 अंडे ला देता हूं। मैंने उसको 7 अंडे ला कर दे दिए। अगली रात अंडे और सामान लेके वो कब्रिस्तान पहुंचा। आज कब्रिस्तान जब वो पहुंच रहा था, आज उसको महसूस हुआ, चौथी रात थी उसकी, जैसे कब्रिस्तान में सरसराहट है। सरगोशियाँ उसने पहले दिन सुनी थी, दूसरे दिन और तीसरे दिन उसको सरगोशियाँ नहीं आई थी, लेकिन आज कब्रिस्तान में दाखिल होते ही इस अंदाज में महसूस हुआ जैसे सरगोशियाँ, और एकदम से उसको महसूस हुआ कोई पास से तेजी से गुजरा है। उसने मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। अभी वो देख सकता था, लेकिन चिल्ला करते हुए पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था, और चिल्ले के बाद भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। अभी दाखिल होते ही उसको महसूस हुआ कोई तेजी से गुजरा है। कदम उठाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो अपनी जगह पे पहुंच गया, उन्हीं 2 कब्रों के दरमियान, और उसने वहीं पे दायरा कड़ा लगा लिया। वो हड्डी निकाली जिस पे आंतें लिपटी हुई थी, अंदर उसके तावीज़ थे, उसने अपने सामने रखी और वो 7 अंडे निकाल के सामने रख दिए और उन कंकरियों पे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते जब उस मकाम पे पहुंच गया, जब वहाँ पे अब अंडों के ऊपर पढ़ना था, क्योंकि उसको वो जो आमिल था उसने उस कागज़ पे सब कुछ उसको तरतीब से लिख के दे दिया था कि किस अंदाज में चिल्ला करना है। उसने उसको बता दिया था जो जो कुछ सामने आए डरना नहीं है, पीछे मैं बैठा हूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और आज भी वो पढ़ के आया था, उसको सब पता था आज उसने क्या करना है। वो बैठ गया, पढ़ता रहा, और जब अंडों की बारी आई उसने पहला अंडा उठाया, उसके ऊपर पढ़ता रहा और मार्कर से उसने उठाया और उसके ऊपर जो लिखना था वो चीज़ उसने उसके ऊपर लिखी और उठा के पीछे फेंक दी। फिर से दूसरा अंडा उसने उठाया, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उसके ऊपर उसने पढ़ा, उसको मार्कर पे लिखा और लड़के लिखने के बाद फिर से कुछ पढ़ के फूंक मारी और पीछे फेंक दिया। तीसरा अंडा पीछे फेंक दिया, चौथा अंडा पढ़ के पीछे फेंक दिया, 5वां अंडा पढ़ के पीछे फेंक दिया। छठा अंडा पढ़ के जैसे ही उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद पीछे फेंका और उसने 7वें अंडे की तरफ हाथ बढ़ाया तो पीछे आवाज आई, कड़ाच कड़ाच, जैसे कोई चीज अंडों को खा रही हो। अब एक नौजवान 2 कब्रों के बीच में बैठा है, दायरा कड़ा लगा के अंडे फेंकता जा रहा था। अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन छठा अंडा फेंकते ही पीछे से आवाज आ रही है, कड़च कड़च, अंडे टूट रहे हैं इस अंदाज में जैसे कोई अंडों को खा रहा हो और चबाता जा रहा हो। कुत्ता तो वहाँ पे आ नहीं सकता था उस कब्रिस्तान में, रात के टाइम दूर दूर तक कोई कुत्ता वहाँ पे नहीं था, ना आ सकता था। तो क्या चीज़ थी जो पीछे छठे अंडे को फेंकते ही कड़च कड़च करके उस अंडे को खा रही थी? उसका वजूद कांपना शुरू हो गया। लेकिन उसको आमिल ने कहा था, हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी और मौत दांव पे लग जाएगी लेकिन तुम सब हासिल कर लोगे, मैं पीछे हूँगा ना तुम्हें कवर करने के लिए। और यूं उसने 7वां अंडा भी लरजते हाथों के साथ, क्योंकि वो तेज आवाज आ रही थी, अब तो इतना उस आवाज का शोर बढ़ गया था जैसे वो चीज अंडों को खाते खाते बिल्कुल उसके पीछे आ चुकी हो और उसके पीछे आके कड़ाच कड़ाच करके उन अंडों को खा रही हो। अंडों के टूटने की क्लियर आवाज़ आ रही थी। उसने 7वां अंडा भी लरजते हाथों के साथ लिखा पड़ा, फूंक मारी और जैसे पीछे गया, पीछे जैसे ही उसने फेंका ऐसा लगता है जैसे उस मखलूक ने कैच कर लिया हो और कड़च कड़च की आवाज़ें आना शुरू हो गई। पिछले अंडे जब वो पीछे फेंकता था तो रात की इतनी खामोशी थी, सर्दियों की रात थी, अंडा गिरने की बाकायदा पीछे आवाज़ आती थी कि अंडा नीचे ज़मीन पर गिरा है। कब्रिस्तान की मिट्टी नरम होती है, उस पर अंडा टूट नहीं सकता, लेकिन गिरने की फिर भी रात की इतनी तारीकी, इतनी
खामोशी थी कि फिर भी उसको आवाज़ आ जाती थी कि अंडा पीछे गिरा है। 7वां अंडा तो जैसे ही उसने फेंका, उसकी तो गिरने की भी आवाज़ नहीं आई, जैसे पीछे जो भी था उसने कैच कर लिया था और कड़च कड़च की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। 6 अंडे जब तक उसने फेंके थे तब तक आवाज़ आई थी पीछे गिरने की, 7वें की नहीं आई, लेकिन उसका वजूद कांप रहा था। उसको पता था कि उसने अपने अमल को मुकम्मल करना है और अभी तक अंडे खाने की मुसलसल आवाज़ आई जा रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। वो बैठा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और दायरा कड़ा वापस खोलने का टाइम आया तो पीछे से आवाज़ बंद हो गई और उसने उसी वक्त नीचे देखते, उसको कहा गया था पीछे फिर भी नहीं तुम्हारी निगाह जानी चाहिए। उसने पीछे नहीं देखा, मुड़ के नीचे देखते देखते दायरा कड़ा अपना उसने खोला, सामान वो शापरों में डाल चुका था और वो उस वक्त उन दोनों कब्रों के बीच में से आगे बढ़ा घर की तरफ। लेकिन अब क्लियर आवाज़ आई, डज 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 डज। कब्रिस्तान में मुसलसल इस अंदाज में आवाज़ आ रही थी जैसे उसके पीछे कोई भारी भरकम पाँव के साथ चलता हुआ आ रहा है, बाकायदा भारी भरकम आवाज़। और वो जैसे जैसे अपना कदम बढ़ाता उसी कदम के साथ ही पीछे दज दज की आवाज़ आती। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। पीछे का आज किसी को उसने देखा नहीं था, लेकिन कड़च कड़च की आवाज़ तो बताती थी कोई पीछे था, कोई चलता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो कब्रिस्तान की दहलीज को पार कर गया, बाहर निकला तो अभी तक आवाज़ आ रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकलते ही इतना वो डर गया, शापर उसके हाथ में, तो उसने भागना शुरू कर दिया। तभी उसको अंदाज़ा हुआ कि वो अकेला नहीं भाग रहा, उसके पीछे भागने वाले की भी ऐसी ही तेज तेज भागने की आवाज़ आ रही थी कि अकेला नहीं, उसके पीछे भी कोई तेज़ी से भागता हुआ आ रहा है। वो भागता रहा और उसके पीछे भी कोई भाग रहा था, लेकिन वो मुड़ के नहीं देख सकता था। मुड़ के देखता तो उसको आमिल ने कहा था जान भी जा सकती है, मुड़ के नहीं देखना। वो भागता रहा और पीछे भी कोई भागता रहा। भागते भागते पसीने 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 वो अपने घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे को बंद करके हाँफना शुरू हो गया। तो उसको पहली रात याद आ गई जब वो इम्तिहान के लिए इस कब्रिस्तान में गया था। वो मुर्गी के सर साथ दफनाने के लिए, तो सर्दियों की वो रात थी और शदीद ठंड थी। उसने एक शाल लपेटी हुई थी, लेकिन कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उसको पसीना आ गया था। खौफ के मालम में इतना खौफजदा था, उसको पसीना आ गया था। आज भी उसका वही आलम था, सेम उस पहले दिन की तरह। ये बाकी दिन उसने सुकून से गुजारे थे, लेकिन आज बिल्कुल सर्दी में उसको इतना पसीना आ रहा था कि उसके वजूद पे पसीना ही पसीना था और वो हाँप रहा था। कोई उसके घर तक उसके पीछे भागता हुआ आया था। अपने घर कमरे में चला गया, जाकर लेट गया, लेकिन बहुत डरा हुआ था। सुबह किस टाइम उसको नींद आई कि वो सो गया। अगली 2 दिन फिर उसने आराम से पढ़ना था और कुछ नहीं करना था। फिर तीसरे दिन एक नया काम करना था। अगले दिन हम जब चाय के होटल पे बैठे तो उसने मुझे बताया कि रात उसके साथ क्या हुआ है, कैसे उसके पीछे कोई भागता हुआ है। उसने मुझे सब बताया और मैं उसको फिर समझाना शुरू हो गया, लेकिन उसको मेरी बातों से अब चिढ़ होना शुरू हो गई थी। जैसे मैं उसको जो भी समझाता तो मुझे लगता उसका मुंह बन जाता है। वो मुझसे ऐसी उम्मीद कर रहा था कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, उसको ऐसा मत कहूं। उसकी हंसी मजाक शरारतपन वो सब गायब होता जा रहा था। वो सीरियस होता जा रहा था, ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। हाँ कुछ बातें कर लेता था। जब मैं टॉपिक चेंज कर लेता, समझाने वाला टॉपिक छोड़ देता तो फिर वो मुझसे सही बात करता। एक और चीज़ भी मैं महसूस कर रहा था, अल्लाह नबी का नाम उसको अब सुनना अच्छा नहीं लगता था। उसका मुंह बनता था, उसका मुंह के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते थे। और तब उसने मुझे बताया कि अब 2 रातों के बाद उसे एक प्याला चाय के लिए, एक मिट्टी का जो प्याला होता है, एक प्याले का बंदोबस्त करना है और प्याले के साथ मुर्गी के खून का बंदोबस्त करना है। मैंने उसे पूछा खून क्या करना है? उसने कहा वो जो खून है आधा मैंने पीना है और आधा वहीं छोड़ के आ जाना है। तो मैं एकदम से
हत्थे से उखड़ गया। मैंने कहा नहीं, ये कुफ्र है, ये गुनाह कबीरा है, ये शिरक है, ये बहुत गलत है। तुम मुसलमान नहीं रहोगे, मुसलमान खून नहीं पी सकता, मुसलमान पे खून पीना हराम है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। वो जो तुमसे करा रहा है तुम्हें काफिर करने जा रहा है, तुम गलत होने जा रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, खून पीना ठीक नहीं है, ये हराम है। मैं जितना कुछ बोलता रहा उसको अंदाज़ा हो गया कि मैं हत्थे से उखड़ गया। तो मुझे बोला अच्छा ठीक है, मैं पीऊँगा नहीं लेकिन वहीं छोड़ दूंगा। अब जिस दिन उसने लेके जाना था, मसला ये था खून का वो बंदोबस्त कैसा करे। वो मुर्गी वाले के पास गया और उसे कहा कि मुझे मुर्गी का खून चाहिए। तो एकदम चौंक पड़ा और उसने कहा वो क्या करना है। तो उसने उसे बताया कि हमारा घर बन रहा है और जो घर की बुनियादें हैं उसके बीच में मुर्गी का खून डालना है ताकि कोई जादू वगैरह हम पे ना कर सके। और ये अहमद ने मुझे बात बताई है कि हमारे यहाँ ये इस तरह का कल्चर है। कुछ लोग जब अपने घर बनाते हैं उसकी जो नींवें होती हैं, उसकी जो बुनियादें होती हैं ज़मीन के अंदर, उसके अंदर कुछ लोग खून डालते हैं मुर्गी का कि कोई जादू ना कर सके, कोई जादू टोना तावीज़ ना कर सके। उनका एक अपना कॉन्सेप्ट है। तो उसने जब मुर्गी वाले को ये बात बताई कि इस कॉन्सेप्ट से मुझे मुर्गी का गोश्त चाहिए, खून चाहिए कि घरों के बुनियादों में डालना है, तो वो फिर मान गया। और उसने मुर्गी का जब ऑर्डर आया उसने काटा तो आगे ये शापर पकड़ के खड़ा हो गया और मुर्गी का सारा खून उस शापर में जमा हो गया। शापर लेके ये घर आ गया, ये खुश था और इसने प्याला लिया और उसी रात अमल करने के लिए ये कब्रिस्तान पहुंच गया। जिस रात उसके पीछे कड़च कड़च की आवाज़ें आ रही थी, उससे अगली रात जब वो कब्रिस्तान गया तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसका हौसला बढ़ता जा रहा था, जैसे नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, पीछे उस्ताद भी तो बैठा है, मैं कर लूँगा। और वो कब्रिस्तान पहुँचा, उसने शापर से वो खून प्याले के अंदर रख दिया। सामने वो अपनी हड्डी रखी जिसके ऊपर आंतें लिपटी हुई थी, उसके अंदर तावीज़ थे। उस हड्डी के बाद उसने वो प्याला रखा मुर्गी का जिसमें खून था और उसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठ गया। लेकिन उसी वक्त उसको लगा कि दरख्तों पे मौजूद जो परिंदे हैं आज जैसे जाग रहे हैं। आज जैसे वो परिंदे सोए नहीं हैं। रोज़ वो परिंदे सो जाते थे, आज वो परिंदे अभी तक जाग क्यों गए हैं। जैसे ही उसने खून निकाला उसी वक्त परिंदों के बोलने की आवाज़ आई, जैसे परिंदे माहौल के अंदर शोर पैदा कर रहे थे। उसको एक अजीब सा लगा, वो थोड़ा सा परेशान सा हुआ इस बात पे कि परिंदे तब रोज़ तो खामोश होते हैं, आज क्यों इस तरह बोल रहे हैं जैसे जाग गए हों और आपस में बातें कर रहे हों। और एक दरख्त पे नहीं, तकरीबन तमाम दरख्तों से उनकी आवाज़ें आ रही थी। शोर नहीं कर रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, फड़फड़ा नहीं रहे थे, ऐसे जैसे अपने घोंसलों में जाग गए हों और कोई बातें कर रहे हों। उसने पढ़ाई की और पढ़ने के बाद वो प्याला उसने उठाया और प्याला अपने मुंह से लगा लिया। प्याला उसके मुंह से लगते ही वो आधा प्याला खून का पी गया और उसके बाद उसने आधा प्याला वहीं पे रख दिया। और तब उसको लगा कि जैसे ही वो खून पी रहा था, परिंदों की उस वक्त आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे कुछ परिंदे उड़े हों दरख्तों से और फड़फड़ा के उड़ते हुए तेजी से चले गए हों। जैसे ही उसने प्याले को मुंह से रखा, उसके ज़ुबान को, उसके होंठों को जैसे ही खून टच हुआ, उसी वक्त जैसे 5-6 परिंदे जिनके बड़े पर हों दरख्तों से उड़े थे और फड़फड़ा के वो चले गए थे। और बाकी परिंदों का कुछ देर के लिए शोर भी आया था। जिस वक्त वो खून पी रहा था उस वक्त वो जो बोलने की आवाज़ थी परिंदों की, वो शोर में बदल गई थी, जैसे अब शोर करना शुरू हो गए हों। लेकिन जैसे ही वो आधा खून उसने पी लिया, प्याला मुंह से नीचे उतारा, तो परिंदे आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए और उसने प्याला नीचे रख दिया। और उसके बाद फिर से उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा यहां तक कि उसका अमल मुकम्मल हो गया। आधा प्याला जो उसने कहा था आमिल वहीं पे छोड़ने के लिए, उसने अपनी हड्डी उठाई, शापर में रखी, पढ़ने वाली कंकरियां उठाई, शापर में रखी, और वही जो प्याला था मट्टी का उसी जगह पे ही उसने छोड़ दिया
आधा पी के, और उसके बाद उसने दायरा कड़ा खोलना शुरू कर दिया। वो दायरा कड़ा खोलता गया। प्याला पीछे उसने छोड़ के आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे मुख्तलिफ परिंदे उड़े हों और आपस में टकराए हों ज़ोर से, लेकिन वो मुड़ के नहीं देख सकता था। क्लियर उसने परिंदों की टकराने की आवाज़ सुनी थी, और उसके बाद वो चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आया और अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसने फिर से रात को चाय पीते हुए मुझे बताया कि मैंने वो आधा खून छोड़ दिया था। मैंने उससे पूछा, क्या वो तूने आधा खून पी लिया था? तो मुझसे वो झूठ बोल गया, नहीं मैंने पिया नहीं, मैंने वहां पे रख दिया था। जो मुझे बाद में पता लगा था कि उसने पी लिया था। उस रात जब हम वहां से रवाना हुए, उसको मैंने उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर चला गया, तो आज मैंने महसूस किया था कि उसके अंदर एक सख्ती सी आ रही है, मुस्कुराहट गुम होती जा रही है और अजीब सी बेचैनी सी उसके अंदर आ रही है। वो मेरा गौहर दोस्त जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मेरा बचपन का दोस्त है, वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अजीब सी कैफियत में है। लेकिन उस रात जब वो रोज़ाना वो रात को काले कपड़े पहनता था, उसके वालिद को और उसकी बहन को ये शक ना हो कि रोज़ ही एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो इसलिए घर जाते ही वो अपने कपड़े उतार देता था और अमल से पहले वो अपने फिर से काले कपड़े पहन लेता था। उसको कहा गया था 41 रातें तुमने ब्लैक कपड़े ही पहन के ये अमल करना है, शापर भी ब्लैक रखना है। उसने रात को अपने कपड़े बदले वही वाले और चलता हुआ कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो कब्रिस्तान उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो चिल्ला करता था, वहाँ पे बैठा। बैठते ही उसने दायरा कड़ा लगा दिया और आराम से पढ़ने के लिए दरमियान में बैठ गया। अभी आज पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने देखा सामने, बिल्कुल उसके सामने, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर इतनी झुक गई थी कि उससे चलना भी दोबर हो रहा था। उसने हाथ में एक सोटा, एक डंडा पकड़ा हुआ था जिसके सहारे वो चल रही थी। कब्रिस्तान की मिट्टी बहुत नरम होती है, लेकिन वो अपना डंडा उठा के जब आगे सहारा लेने के लिए उसको आगे रखती तो बाकायदा एक ठक की आवाज आती, ठक की आवाज आती। लेकिन उससे एक रात पहले, या मैं शायद भूल रहा हूं, इसी रात नहीं, इससे अगली रात है मेरे ख्याल में, जिस रात उसने खून का प्याला पिया था, उसी रात जब वो अपने घर पहुंचा था तो उसके दरवाजे पे उसने बताया था कि मुसलसल हर थोड़ी देर के बाद ठक ठक ठक, हर थोड़ी देर के बाद ठक ठक की आवाज आती रही थी जिस दिन उसने खून पिया था। जैसे बाहर कोई खड़ा हो और ऐसे दरवाजे को ऐसे हाथ लगा देता हो, मुसलसल उसको ऐसी आवाज़ें आती रही थी। लेकिन अगली रात जब वो बैठा था, उसने देखा एक बूढ़ी सामने चलती हुई आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है, और उसके हाथ में डंडा है। ये अजीब सी बात थी, रात के इस पहर 1:30-2 बजे के करीब कोई बूढ़ी औरत चलती हुई उसी की तरफ आ रही है, हाथ में डंडा पकड़े हुए, और डंडा जब ज़मीन पर टच करती है तो ठक की आवाज़ आती है। और उसकी जिस्म इतना झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है, इतनी बूढ़ी है जैसे उसकी उम्र कोई 150 साल हो, 150 साल, 150 साल उसकी उम्र हो, 200 साल उसकी उम्र हो, इतनी उसकी कमर झुकी हुई थी। ब्लैक कपड़े पहने हुए थी। ब्लैक कपड़े पहनने होने के बावजूद उसका चेहरा इतना चमक रहा था जैसे चेहरे के अंदर खून ही ना हो, सफेद चेहरा हो। दूर से वो फिर भी नजर आ रही थी। वो ठक ठक करती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। उसने अपना ध्यान पढ़ने की तरफ रखा और वो पढ़ता रहा। वो बूढ़ी इतनी झुकी हुई उसकी कमर थी जैसे उसका मुंह बिल्कुल घुटनों के साथ लग जाएगा, इतनी झुकी हुई थी। वो चलती 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 बिल्कुल, वो जो कब्रें थी वो भी दायरे कड़े के अंदर थी, उन दायरे कड़े के बिल्कुल सामने आके बैठ गई। आराम से चलती हुई आई, ठक 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 करती हुई कब्रिस्तान में आई और आके उसके सामने आके बैठ गई। आके उसने अपना पहले डंडा जमीन पे रखा,
और उसके बाद आहिस्ता से बैठ गई। वो देख नहीं रहा था लेकिन उसको आवाज़ें महसूस हो रही थी। उसकी तरफ घबरा रहा था देखते हुए कि रात के टाइम इतनी बूढ़ी औरत जिसको दूर से उसने देख लिया था, जिसकी कमर इतनी झुकी हुई है और डंडे की आवाज़ भी इतनी ज़ोर से मारती हुई आ रही है, ये कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब वो आके उसके सामने बैठ गई तो उसने उसको इग्नोर किया और अपने पढ़ने में लग गया। उसको पढ़ता रहा लेकिन वो सामने बैठी हुई थी। उसका दिल करे मुझे इसको नहीं देखना। उसने मना किया था कि कुछ भी है तुम्हारे ध्यान पढ़ने की तरफ रखना है, उसकी तरफ नहीं देना। लेकिन वो इस अंदाज में बैठी हुई थी, नौजवान था, फिर भी दिमाग भटकता कि मैं इसको देखूं तो सही है कौन, मैं इसको एक दफ़ा देख तो नहीं। और उसको दिल कहता कि तू पढ़, तू ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ रख, उसकी तरफ मत देख। लेकिन नौजवानी में तो ये होता ही है कि फिर आखिरकार उसने आंखें उठा के उसकी तरफ जैसे ही देखा तो देखते ही वो अपनी जगह से छलांग मार के खड़ा हो गया और उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं। वो सामने बुढ़िया बैठी हुई जिसकी उम्र तकरीबन 200 साल या 300 साल उसकी उम्र होगी। उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और इतना सफ़ेद था जैसे उसमें खून नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जैसे किसी का खून निकाल दिया जाए और वाइट बनता है ऐसा। और उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, आंखें थे ही नहीं। और उसके 2 दांत इतने बड़े थे, आगे से सिर्फ 2 दांत थे उसके मुंह में, इतनी बूढ़ी हो गई थी। और वो दोनों दांत ऐसे उसकी चिन तक आ रहे थे, थोड़ी तक आ रहे थे, चिन तक निकले हुए थे, इतने बड़े 2 दांत थे। और उसके हाथ जो उसने डंडे को पकड़े हुए थे, उस हाथों पे इस तरह बाल थे जैसे किसी जानवर के हाथ होते हैं। और उसके जो नाखून थे वो इतने बड़े बड़े जैसे किसी रीछ के नाखून होते हैं, बड़े बड़े से जानवर के। और उसके सिर्फ चेहरा छोड़ के पूरे वजूद पे बाल ही बाल थे। ब्लैक लिबास पहनी हुई थी, उसके बाल इंतहाई सफ़ेद, एक बाल भी काला नहीं था, सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और ऐसे लगता था कई सालों से वो नहाई नहीं, उलझे हुए बाल थे। आंखों की जगह गड्ढे और उसकी पूरी मुंह की खाल जो थी ऐसे लटक गई थी। झुर्रियाँ नहीं थी, वो झुर्रियाँ कब की झुर्रियाँ अगर होती तो वो शायद जवान लगती। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी खाल लटकी हुई थी, पूरा चेहरा खाल बन के लटका हुआ था। वो इतनी भयानक थी। और उसी वक्त जब उसकी निगाह उसकी तरफ गई तो उसको देख के मुस्कुराई और मुस्कुराते उसके दोनों दांत बाहर आए और उसने कहका लगा दिया। उसने सिर्फ 1 सेकंड ही तो उसको देखा था, उसके हाथों को, उसको नाखून को, हाथों पे बालों, हाथों पे जो उसके बाल थे, इंसान के हाथ नहीं थे, जानवर की तरह उसके हाथ थे। और वो भी बूढ़े जानवर के हाथ, जैसे रीछ के हाथ होते हैं, रीछ के नाखून होते हैं। और भयानक चेहरा, आंखें नहीं थी, ऐसे सफ़ेद बाल और इंतहाई खौफनाक चेहरा, इतना झुर्रियों से लटका हुआ चेहरा जैसे उसकी उम्र 250-300 साल हो। और ऐसी भयानक औरत वो मुस्करा रही थी कि वो चीखें मार के खड़ा हो गया और अनजाने में नौजवान चीखना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। क्योंकि वो डंडा लेके उसी के सामने आके बैठ गई थी और इस इंतज़ार में थी कि ये एक दफ़ा मुझे देखे तो थी। और उसने जैसे ही उसको देखा उसकी सिटी गुम हो गई। वो नौजवान चीखें मार के खड़ा हो गया कि बचाओ, चीखें मार रहा था। गोरकन तो पहले ही कह चुका था, इस कब्रिस्तान में तो रात सारी आवाज़ें आती हैं, मैं तो कभी भी बाहर नहीं निकलता, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को मैं अपने कमरे में, अपने बिस्तर में रहता हूँ। सर्दियों में तो कितनी आवाज़ें, क्या कुछ होता है, मैंने क्या नज़ारे देख रखे हैं, मैं बाहर नहीं निकलता। वो इस उम्मीद पे चीख रहा था कि इस कब्रिस्तान में वाहिद एक गोरकन था जो उसको बचा सकता था। लेकिन वो कहाँ आने वाला था? वो तो अपने बिस्तर में कंबल में लेटा, सर्दी से बचा या सो रहा था। या इन आवाज़ों को, इन चीखों पुकार को अगर सुन भी चुका था तो वो कहाँ आने वाला था? वो तो आदी था इन चीखों पुकार का। कहानी मेरे ख्याल में इसको पार्ट 1 कर लेते हैं आज। आगे तो शुरू होने लगी है जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे भयानक है और इतना कुछ भयानक है। ये तो अभी स्टार्ट है। ओ माय गुडनेस, जो अभी आगे है इसमें, जो कुछ उसने देखा और जो कुछ उसके सामने हुआ और जो कुछ उस लड़के ने किया, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। बहरहाल पार्ट 2 इसको कल सुनाता हूँ आपको। अभी तो ये समझे कुछ भी नहीं स्टोरी आपने सुनी, अभी तो खौफ शुरू ही नहीं हुआ। रोंगटों वाली बात तो अभी शुरू होने लगी है। ये कहानी
लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने कोशिश किया सुनाने की कोशिश क्यों कि करूं, लेकिन अहमद भाई अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने सुनाई बहुत अच्छे अंदाज में, ये मैंने आज इसमें कोई लफ्ज़ों का इजाफा नहीं किया, शायद कम लफ्ज़ किए होंगे, उन्होंने इससे भी अच्छे लफ्ज़ों में मुझे सुनाई है अहमद ने। एक एक तफसील ऐसे जैसे उनके साथ तो अभी कोई 1.5-2 साल पहले का वाक़या ये, तो एक एक लफ्ज़ बताया, शायद हो सकता है मैंने ये शॉर्ट सुनाई है यहाँ तक, उन्होंने इससे भी तफसील से मुझे सुनाई है। बहुत खौफनाक है आगे। तो कल ज़िंदगी बखैर इंशाल्लाह आपको इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और जो लोग जिनको मुझे कहानी अपनी भेजना चाहते हैं, इन हिदायत को फॉलो करेंगे तो उनकी कहानी जल्द ही प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। पहली चीज़ जिसका ख़ास ख्याल रखना है, कहानी में आपने अपना नाम और अपने किरदारों के नाम रियल बताने। इस कहानी में भी उन्होंने कहा जी मेरा नाम अहमद है, मेरे दोस्त का नाम गौहर है, ये रियल है, आप रियल ही बता दें लेकिन मेरे शहर का नाम नहीं बताना। मुझे बता दिया, उन्होंने कहा नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, अपना नाम, किरदारों के नाम, शहर का नाम, गांव का नाम सब रियल बता के आपने मुझे ये एक्सप्लेन कर देना है कि रियल बताना है या फ़र्ज़ी नाम बताना है। आप फ़र्ज़ी नाम भी मुझे साथ में बता सकते हैं कि रियल नाम ये है, आप फ़र्ज़ी नाम ये रख लीजिएगा। एक ये शर्त। दूसरी बात, जब आप कहानी को सेंड करने लगे व्हाट्सएप पे, तो आप उर्दू में कहानी लिखते हैं या रोमन उर्दू में कहानी लिखते हैं, तो कहानी को आप पहले भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। जब आप कहानी सेंड कर लें तो एक दूसरा मैसेज अलग से लिखना है, जिसपे आपने सिर्फ लिखना है STORY, स्टोरी। यानी पहले लिखी हुई कहानी भेज दी, अलग से एक दूसरा मैसेज आपने लिखा सिर्फ STORY एंड में स्टोरी लिख के, उस दूसरे मैसेज को भी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। और आप वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं स्टोरी के लिए, तो वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करें, सेम वही शरायत, आपने नाम सारा कुछ रियल बता के एंड में उस वॉइस मैसेज को सेंड कर दें। उसके बाद एंड में आपने STORY एंड पे ज़रूर लिख के भेजना है। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे कहानी को सेंड करना है +92, ये पाकिस्तान का कोड है, +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 3136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल पार्ट 2 में। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।